जय हिंद। गैसियस साइकिल के बारे में बातचीत हमने इससे पिछले सेशन में ख़त्म कर दी थी। आज के सेशन में हम बात करेंगे सेडिमेंट्री साइकिल के बारे में, और सेडिमेंट्री साइकिल के अंदर हम पढ़ेंगे फॉस्फोरस साइकिल के बारे में और बात करेंगे सल्फर साइकिल के बारे में। इन सभी चीज़ों के बारे में आज हम पढ़ेंगे, बातचीत करेंगे। देखो, शुरू करते हैं। सबसे पहले तो बेसिक सवाल, गैसियस साइकिल को गैसियस साइकिल क्यों बुलाया जाता है और सेडिमेंट्री साइकिल को सेडिमेंट्री साइकिल क्यों बुलाया जाता है? गैसियस साइकिल को गैसियस साइकिल इसलिए बुलाया जाता है बिकॉज गैसियस साइकिल के अंदर एक सिग्निफिकेंट गैसियस फेज देखने को मिलता है, या फिर दूसरे तरीके से अगर कहें तो गैसियस साइकिल के अंदर जो एलिमेंट देखने को मिलता है वो एलिमेंट एक सिग्निफिकेंट क्वांटिटी में एटमॉस्फेयर के अंदर प्रेजेंट होता है। फॉर एग्जांपल, इससे पिछले सेशन में हमने बात की थी नाइट्रोजन साइकिल के बारे में, और नाइट्रोजन साइकिल के अंदर जो नाइट्रोजन देखने को मिलता है वो नाइट्रोजन एक सिग्निफिकेंट क्वांटिटी में एटमॉस्फेयर के अंदर प्रेजेंट होता है। फॉर एग्जांपल, हमने बात की थी कार्बन साइकिल के बारे में, और कार्बन साइकिल के अंदर जो कार्बन देखने को मिलता है वो एक सिग्निफिकेंट क्वांटिटी में एटमॉस्फेयर के अंदर प्रेजेंट होता है। तो गैसियस साइकिल को गैसियस साइकिल इसलिए बुलाया जाता है बिकॉज गैसियस साइकिल के अंदर एक सिग्निफिकेंट गैसियस फेज देखने को मिलता है, बिकॉज गैसियस साइकिल के अंदर जो एलिमेंट देखने को मिलता है वो एलिमेंट एक सिग्निफिकेंट क्वांटिटी में एटमॉस्फेयर के अंदर प्रेजेंट होता है। सवाल आता है कि सेडिमेंट्री साइकिल को सेडिमेंट्री साइकिल क्यों बुलाया जाता है? सेडिमेंट्री साइकिल के कई सारे एग्जांपल्स हैं, जैसे फॉस्फोरस साइकिल है, कैल्शियम साइकिल है, मैग्नीशियम साइकिल है। ये जितने भी साइकिल्स हैं ये एग्जांपल हैं सेडिमेंट्री साइकिल का। सेडिमेंट्री साइकिल को सेडिमेंट्री साइकिल क्यों बुलाया जाता है? बिकॉज सेडिमेंट्री साइकिल में जो एलिमेंट होता है वो एलिमेंट एटमॉस्फेयर के अंदर मूव नहीं करता है, या फिर ये कहें कि वो एलिमेंट एटमॉस्फेयर के अंदर सिग्निफिकेंट क्वांटिटी में प्रेजेंट नहीं होता है। सेडिमेंट्री साइकिल में जो एलिमेंट होता है वो एलिमेंट मूव करता है फ्रॉम लैंड टू ओशन। बेसिकली होता क्या है, सेडिमेंट्री साइकिल में जो एलिमेंट होता है वो एलिमेंट या तो लेयर्स ऑफ सॉइल्स के अंदर या फिर लेयर्स ऑफ रॉक्स के अंदर डिपॉजिट हो जाएगा, और अगर लैंड पे डिपॉजिट नहीं होगा तो फिर बहते हुए ओशन में चला जाएगा और ओशन के अंदर जाके डिपॉजिट हो जाएगा। और फिर ये जो एलिमेंट है ये एलिमेंट मिलियंस ऑफ ईयर्स तक वहीं पे डिपॉजिटेड रहेगा। फिर कभी मिलियंस ऑफ ईयर्स के बाद ये जो एलिमेंट है ये रीसरफेस करेगा, ये रिटर्न करेगा। और रीसरफेस कैसे करता है? रीसरफेस करता है वाया इरोजन, कि भाई बहुत ही ज्यादा इरोजन हो गया और उसकी वजह से ये जो एलिमेंट है ये एक बार फिर से एक्सपोज हो गया, या फिर ये रीसरफेस करेगा वाया सेडिमेंटेशन, या फिर वाया वॉल्केनिक एक्टिविटी, या फिर वाया माउंटेन बिल्डिंग फेज। तो ऐसे टेक्टोनिक मूवमेंट्स की वजह से या इरोजन की वजह से या सेडिमेंटेशन की वजह से ये जो एलिमेंट है ये एलिमेंट मिलियंस ऑफ ईयर्स के बाद में एक बार फिर से रिटर्न करता है, एक बार फिर से रीसरफेस करता है। ये जो सेडिमेंट्री साइकिल होती है, इस सेडिमेंट्री साइकिल में जो एलिमेंट होता है वो एलिमेंट सिग्निफिकेंट क्वांटिटी में एटमॉस्फेयर के अंदर प्रेजेंट नहीं होता है। वो जो एलिमेंट होता है वो सेडिमेंट्स के अंदर मूव करता है, इसीलिए उसको क्या बुलाया जाता है? सेडिमेंट्री साइकिल बुलाया जाता है। कई सारी सेडिमेंट्री साइकिल्स हैं। आज हम दो सेडिमेंट्री साइकिल्स के बारे में पढ़ेंगे। एक हम बात करेंगे फॉस्फोरस साइकिल के बारे में, और फॉस्फोरस साइकिल में ये जो फॉस्फोरस होता है ये फॉस्फोरस नेचर के अंदर बहुत रेयर देखने को मिलता है। फॉस्फोरस जो है वो नेचर के अंदर बहुत रेयर देखने को मिलता है। ये जो फॉस्फोरस है ये मोस्टली मिनरल के तौर पे मिलता है इन दी फॉस्फेट रॉक्स। ये जो फॉस्फोरस है ये आमतौर पे मिनरल के रूप में मिलता है इन दी फॉस्फेट रॉक्स। बट ये जो फॉस्फोरस होता है ये बहुत असेंशियल होता है फॉर द प्लांट ग्रोथ, बहुत असेंशियल होता है फॉर द एनिमल ग्रोथ, बहुत असेंशियल होता है फॉर द एक्वेटिक इकोसिस्टम, बहुत असेंशियल होता है फॉर द वाटर क्वालिटी। और ये जो फॉस्फोरस है ये कंटिन्यूसली साइकिल करता रहता है बिटवीन ऑर्गेनिजम्स, सॉइल एंड शैलो मराइन सेडिमेंट्स। ये जो फॉस्फोरस है ये कंटिन्यूसली मूव करता रहता है, साइकिल करता रहता है बिटवीन ऑर्गेनिजम्स, सॉइल एंड शैलो मराइन सेडिमेंट्स। और ये जो साइकिलिंग है फॉस्फोरस की, इसी को क्या बोला जाता है?
इसी को फॉस्फोरस साइकिल बुलाया जाता है। किस तरीके से होता है उसके बारे में हम पढ़ेंगे, बातचीत करेंगे, लेकिन हाँ फिलहाल के लिए ये समझो कि ये जो फॉस्फोरस है ये कंटिन्यूसली साइकिल करता रहता है, ये कंटिन्यूसली मूव करता रहता है बिटवीन ऑर्गेनिजम्स, सॉइल एंड शैलो मराइन सेडिमेंट्स। अच्छा, ये जो फॉस्फेट्स होते हैं ये मेनली कहाँ पे मिलते हैं? ये मेनली अर्थ के क्रस्ट में मिलते हैं। ये जो फॉस्फेट्स होते हैं ये मेनली कहाँ पे मिलते हैं? ये मेनली अर्थ के क्रस्ट में मिलते हैं, और अर्थ के क्रस्ट में ये मिलते हैं इन द फॉर्म ऑफ फॉस्फेट्स। ये जो फॉस्फोरस होता है ये फॉस्फोरस साइकिल में मूव कैसे करता है? ये मूव करता है दो तरीके से। कौन से दो तरीके हैं? एक तो क्या हो सकता है कि ये जो फॉस्फेट है जो कि सॉइल के अंदर प्रेजेंट है, ये जो फॉस्फेट है जो कि सॉइल के अंदर प्रेजेंट है, इस फॉस्फेट को प्लांट्स जो हैं वो रूट्स के थ्रू ले लेते हैं। प्लांट्स इसको कंज्यूम कर लेते हैं और प्लांट्स फिर इसको यूज करते हैं प्रोटीन को फॉर्म करने के लिए। अल्टीमेटली ये जो प्लांट्स हैं इनको कंज्यूम कर लिया जाता है, और ये जो फॉस्फोरस था, ये जो फॉस्फेट्स थे जिनको प्लांट्स ने कंज्यूम किया था और प्रोटीन को फॉर्म किया था, जब इन प्लांट्स को कंज्यूम किया जाएगा तो ये जो फॉस्फेट है ये फूड चेन का हिस्सा बन जाएगा। और फिर जब प्लांट बॉडीज, जब एनिमल बॉडीज खत्म होती हैं, डेड होती हैं, या फिर जब प्लांट्स और एनिमल्स एक्सक्रीट करते हैं, तो जो प्रोडक्ट होता है जब वो डीकंपोज होता है, तो डीकंपोजिशन के दौरान ये जो फॉस्फोरस है ये एक बार फिर से सॉइल में रिलीज कर दिया जाता है, वापस से सॉइल में रिलीज कर दिया जाता है। हो क्या रहा है कि ये जो फॉस्फेट है, इस फॉस्फेट को प्लांट ने कहां से लिया? प्लांट ने लिया सॉइल से, और प्लांट ने इसको कन्वर्ट किया इनटू प्रोटीन, या फिर ये कहें कि प्लांट ने इस फॉस्फेट को यूज किया प्रोटीन को फॉर्म करने के लिए। अब ये जो प्लांट है इसको कंज्यूम कर लेंगे एनिमल्स, और जैसे ही एनिमल्स इसको कंज्यूम करेंगे तो ये जो फॉस्फेट है ये फूड चेन का हिस्सा बन जाएगा। फिर जब ये एनिमल्स, जब ये प्लांट्स या तो डेड होंगे, या फिर जब ये एनिमल्स एक्सक्रीट करते हैं तो डीकंपोजिशन होता है, और उस डीकंपोजिशन की प्रोसेस के दौरान ये जो फॉस्फेट है ये एक बार फिर से सॉइल के अंदर रिलीज कर दिया जाता है, सॉइल के अंदर रिटर्न बैक हो जाता है। अच्छा, अब जब ये फॉस्फोरस सॉइल के अंदर एक बार फिर से आ गया है तो अब इसके पास में दो ऑप्शंस हैं। एक ऑप्शन क्या है? एक तो ये हो सकता है कि एक बार फिर से प्लांट जो है वो इसको कंज्यूम कर ले, वो इसको यूटिलाइज कर ले, और दूसरा क्या हो सकता है कि ये जो फॉस्फोरस है जो कि सॉइल में प्रेजेंट है वो पानी के साथ बह के ओशन में चला जाए। दोनों ही चीजें हो सकती हैं। अगर प्लांट ने कंज्यूम कर लिया तो वापस से यही वाली साइकिल है, और अगर प्लांट ने कंज्यूम नहीं किया तो ये जो फॉस्फेट्स हैं, ये फॉस्फेट्स जो हैं वो रिवर स्ट्रीम्स में चले जाते हैं, वो ओशंस में चले जाते हैं। अल्टीमेटली ये जो फॉस्फेट्स हैं ये ओशंस का हिस्सा बन जाते हैं, और जब ये ओशंस में जाते हैं तो ओशंस में जो कॉन्टिनेंटल शेल्फ्स होती हैं, बेसिकली ओशन की जहां पे स्टार्टिंग होती है, जो कॉन्टिनेंटल शेल्फ होती है, वहां पे जाके ये जो फॉस्फेट्स हैं ये एक्यूमुलेट हो जाते हैं, और एक्यूमुलेट होते हैं एज इनसॉल्युबल डिपॉजिट्स। अगर सॉल्युबल होते तो पानी के साथ में बह के चले जाते, लेकिन ये होते हैं इनसॉल्युबल डिपॉजिट्स। इनसॉल्युबल होते हैं तो पानी के साथ बह के जाते नहीं है, कॉन्टिनेंटल शेल्फ पे एक्यूमुलेट हो जाते हैं, और वहीं मिलियंस ऑफ ईयर्स तक ये जो फॉस्फेट्स हैं ये कॉन्टिनेंटल शेल्फ पे रहते हैं। फिर कभी कोई क्रिस्टल प्लेट का मूवमेंट देखने को मिलेगा, कोई टेक्टोनिक प्लेट का मूवमेंट देखने को मिलेगा, और उसकी वजह से जब एक कॉन्टिनेंटल शेल्फ एक्सपोज होगी, जब एक कॉन्टिनेंटल शेल्फ ऊपर उठ के आएगी, तो ये जो फॉस्फेट एक्यूमुलेट हुआ है ये फॉस्फेट भी जो है वो एक्सपोज हो जाता है, और एक बार फिर से इसको प्लांट्स जो है वो यूज कर सकते हैं। बेसिक सिंपल सी बात है। देखो हो क्या रहा है, ये जो फॉस्फेट्स हैं ये अगर सॉइल में प्रेजेंट है तो दो ऑप्शंस हैं। एक क्या है? एक तो प्लांट्स इनको यूटिलाइज कर लें, और प्लांट्स इनको यूटिलाइज कर लें तो फिर अल्टीमेटली ये जो प्लांट्स हैं इनको एनिमल्स कंज्यूम कर लेंगे, और फिर एनिमल्स जो हैं जब डेथ होगी उनकी, जब वो मरेंगे, या फिर एनिमल्स जब एक्सक्रीट करते हैं, या फिर ये जो प्लांट्स जब खत्म होते हैं तो फिर डिकम्पोजिशन देखने को मिलता है, और डिकम्पोजिशन के बाद में एक बार फिर से ये जो फॉस्फेट है ये सॉइल के अंदर रिलीज कर दिया जाता है। दूसरा क्या हो सकता है कि ये जो फॉस्फेट है सॉइल के अंदर, इसको पानी ट्रांसपोर्ट करके ले जाए रिवर्स के थ्रू, स्ट्रीम्स के थ्रू, और अल्टीमेटली
ये जो फॉस्फेट है ये ओशंस का हिस्सा बन जाए और ओशंस में जो कॉन्टिनेंटल शेल्फ है वहां पे जाके एक्यूमुलेट हो जाए। अब अगर ये कॉन्टिनेंटल शेल्फ पे जाके एक्यूमुलेट हो गया तो मिलियंस ऑफ ईयर्स तक ये वहीं पे रहेगा। तब तक रहेगा जब तक ये जो कॉन्टिनेंटल शेल्फ है ये किसी टेक्टोनिक मूवमेंट की वजह से एक्सपोज ना हो, और जब एक्सपोज होगी तो एक बार फिर से ये जो फॉस्फेट है ये अवेलेबल होगा फॉर द प्लांट्स टू बी यूटिलाइज्ड। या फिर दूसरा क्या हो सकता है कि ये जो पानी के अंदर फॉस्फेट गया इसको कभी कभार हो सकता है कुछ मराइन ऑर्गेनिजम्स भी कंज्यूम कर लें और फिर ये पार्ट बन जाएगा मराइन फूड चेन का। और अगर मराइन फूड चेन का पार्ट बन गया है तो ये जो मराइन एनिमल्स है जब इनका डिकम्पोजिशन होगा तो एक बार फिर से इसको रिलीज कर दिया जाएगा फॉर द यूज। तो ये साइकिल कुछ इस तरीके से चलती रहती है। मोटा मोटा आपको समझ में आना चाहिए कि ये जो फास्फोरस है एक तो नेचर में ये बेहद कम देखने को मिलता है, ये आम तौर पे देखने को मिलता है एज मिनरल इन दी फॉस्फेट रॉक्स। लेकिन फास्फोरस बेहद इंपॉर्टेंट है प्लांट की ग्रोथ के लिए, एनिमल की ग्रोथ के लिए, एक्वेटिक इकोसिस्टम के लिए, वाटर की क्वालिटी के लिए। ये जो फास्फोरस है ये साइकिल करता रहता है, ये मूव करता रहता है बिटवीन ऑर्गेनिजम्स, बिटवीन सॉइल एंड शैलो मराइन सेडिमेंट्स। ये जो फॉस्फेट्स हैं ये मेनली अर्थ की क्रस्ट के अंदर देखने को मिलते हैं और किस फॉर्म में देखने को मिलते हैं, फॉस्फेट की फॉर्म में देखने को मिलते हैं। ये जो फास्फोरस है फास्फोरस साइकिल में दो तरीके से मूव कर सकता है। किन किन दो तरीकों से मूव कर सकता है वो हमने देख लिया। होपफुली यहां तक चीजें आपको समझ में आई होंगी। इजी सी बात है, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है। हम आगे बढ़े उससे पहले वीडियो पे लाइक के बटन को दबा दो। लाइक दबाना जरूरी है बिकॉज यूट्यूब ऐसे ही फंक्शन करता है। जब आप वीडियो पे लाइक के बटन को दबाते हो तो यूट्यूब वीडियो को कंसिडर करता है और थोड़ा सा पुश कर देता है। तो लाइक का बटन दबा दो, शेयर कर दो अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पे, व्हाट्सएप वगैरह पे अपने फ्रेंड्स को। जो भी लोग इसमें इंटरेस्टेड हैं, इससे रिलेटेड पढ़ाई कर रहे हैं, उनको शेयर कर दो। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फॉर श्योर चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और अगर आप केपेबल हो, हेल्प करना चाहते हो तो आप हमें हेल्प कर सकते हो बाय क्लिकिंग ऑन द ज्वाइन बटन, या फिर आप कंट्रीब्यूट भी कर सकते हो क्यूआर कोड को स्कैन करके। अच्छा, फास्फोरस साइकिल की कहानी क्या है होपफुली आपको समझ में आया होगा। अब बात आती है सल्फर साइकिल के बारे में। और सल्फर साइकिल की भी कहानी जो है वो लगभग सेम है। देखो, ये जो सल्फर है ये सॉइल में देखने को मिलता है, ये सेडिमेंट्स में देखने को मिलता है। सल्फर जो है वो सॉइल में देखने को मिलता है और सेडिमेंट्स में देखने को मिलता है। और सल्फर किस फॉर्म में सॉइल में देखने को मिलता है, सेडिमेंट्स में देखने को मिलता है? सल्फेट्स की फॉर्म में, सल्फाइड्स की फॉर्म में और ऑर्गेनिक सल्फर की फॉर्म में। ये जो सल्फर है ये सॉइल में देखने को मिलता है और सेडिमेंट्स में देखने को मिलता है। और किस फॉर्म में देखने को मिलता है? सल्फेट्स की फॉर्म में देखने को मिलता है, सल्फाइड्स की फॉर्म में देखने को मिलता है और ऑर्गेनिक सल्फर की फॉर्म में देखने को मिलता है। ये जो सल्फर है ये ऑर्गेनिक डिपॉजिट के तौर पर भी देखने को मिलता है, जैसे कोल के फॉर्म में देखने को मिलेगा, ऑयल के फॉर्म में देखने को मिलेगा, पीट के फॉर्म में देखने को मिलेगा। पीट बेसिकली एक तरीके से कोल ही होता है लेकिन बहुत ही लो ग्रेड का कोल होता है। कोल के आपने फॉर्म्स पढ़े होंगे, एंथ्रासाइट के बारे में सुना होगा, बिटुमिनस के बारे में सुना होगा, पीट के बारे में सुना होगा। लेकिन हाँ, ये जो सल्फर है ये ऑर्गेनिक डिपॉजिट्स के फॉर्म में भी देखने को मिलता है और इनऑर्गेनिक डिपॉजिट्स के फॉर्म में भी देखने को मिलता है। जैसे पाइराइट रॉक है, जैसे सल्फर रॉक है, तो इनऑर्गेनिक डिपॉजिट्स और ऑर्गेनिक डिपॉजिट्स दोनों ही फॉर्म्स में ये जो सल्फर है ये सल्फर देखने को मिलता है। होता क्या है, ये जो सल्फर है इट इज रिलीज्ड इनटू एनवायरनमेंट। देखो हम क्या कह रहे हैं, ये जो सल्फर है ये सॉइल में देखने को मिलता है और ये सेडिमेंट्स में देखने को मिलता है। मतलब बेसिकली ये जो सल्फर है ये सॉइल में देखने को मिल रहा है, सेडिमेंट्स में देखने को मिल रहा है, लेकिन कभी वेदरिंग होगी, कभी इरोजन होगा, कभी डिकम्पोजिशन होगा, तो ये जो सल्फर है ये सल्फर जो है वो एनवायरनमेंट में रिलीज कर दिया जाएगा। और जब ये सल्फर एनवायरनमेंट में रिलीज कर दिया जाएगा तो फिर इसको ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है टू टेरेस्ट्रियल एंड इको एक्वेटिक इकोसिस्टम्स इन सॉल्ट सॉल्यूशंस। या तो ये सल्फर टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम का हिस्सा बन जाएगा, लैंड इकोसिस्टम का हिस्सा बन जाएगा, या फिर एक्वेटिक इकोसिस्टम का हिस्सा बन जाएगा, वाटर इकोसिस्टम का हिस्सा बन जाएगा। ये जो सल्फर साइकिल है ये मोस्टली सेडिमेंट्री होती है, मतलब इसका जो मेन एलिमेंट है वो लैंड और वाटर के थ्रू मूव करता है। लेकिन ये जो सल्फर साइकिल है इसमें दो गैसियस कंपाउंड्स भी देखने को मिलते हैं। और वो दो गैसियस कंपाउंड्स कौन से हैं? एक इसमें हाइड्रोजन सल्फाइड देखने को मिलता है, H2S देखने को मिलता है, और दूसरा इसमें सल्फर डाइऑक्साइड देखने को मिलता है, SO2 देखने को मिलता है। मोस्टली
ये जो सल्फर साइकिल है ये सेडिमेंट्री होती है, लेकिन इसमें गैशियस कंपाउंड भी देखने को मिलता है। कौन कौन से दो गैशियस कंपाउंड इसमें देखने को मिलते हैं? एक हाइड्रोजन सल्फाइड देखने को मिलता है और दूसरा सल्फर डाइऑक्साइड देखने को मिलता है। देखो, इतनी जो हमने बातचीत की सल्फर साइकिल के बारे में, मुझे ऐसा लगता है कि आपको थोड़ी कमी समझ में आई होगी। अब एग्जैक्टली समझते हैं कि सल्फर साइकिल किस तरीके से फंक्शन करती है। देखो होता क्या है, ये जो सल्फर है ये एटमॉस्फेयर में एंटर करता है थ्रू वेरियस सोर्सेस। सल्फर जो है वो एटमॉस्फेयर में एंटर करता है थ्रू वेरियस सोर्सेस, जैसे वॉल्केनिक इरप्शंस के थ्रू। कोई वॉल्केनो है वो इरप्ट हुआ, उसमें जो सल्फर है वो भी रिलीज हो गया, या फिर थ्रू फॉसिल फ्यूल कंजम्पशन। ये जो फॉसिल फ्यूल्स हैं जब इनको जलाया जाता है तो भी सल्फर रिलीज होता है और सल्फर जो है वो एटमॉस्फेयर का पार्ट बन जाता है। या फिर गैसेस रिलीज्ड ऑन डीकंपोजिशन। डीकंपोजिशन पे जो गैसेस रिलीज होती हैं उनमें सल्फर भी एक पार्ट होता है, तो सल्फर जो है वो एटमॉस्फेयर में एंटर कर जाता है। तो कई तरीके हैं जिनसे ये जो सल्फर है ये एटमॉस्फेयर में एंटर करता है। ये जो एटमॉस्फेरिक हाइड्रोजन सल्फाइड होता है, ये जो एटमॉस्फेरिक H2S होता है, ये ऑक्सीडाइज होता है, ये ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट करता है और फॉर्म करता है सल्फर डाइऑक्साइड को। ये जो एटमॉस्फेरिक हाइड्रोजन सल्फाइड होता है वो ऑक्सीडाइज होता है और कन्वर्ट होता है इनटू सल्फर डाइऑक्साइड। और ये जो सल्फर डाइऑक्साइड होता है ये अर्थ तक कैसे पहुंचता है? ये अर्थ तक पहुंचता है रेन वाटर के साथ में। ये जो सल्फर डाइऑक्साइड है ये एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है, लेकिन जब बारिश होगी, जब प्रेसिपिटेशन देखने को मिलेगा, तो ये जो सल्फर डाइऑक्साइड है ये रेन वाटर के साथ में नीचे आ जाएगा और अर्थ पे आके पानी के साथ में बहने लगेगा। और अर्थ पे ये आएगा वीक सल्फ्यूरिक एसिड के तौर पे। कैसे आएगा? वीक सल्फ्यूरिक एसिड के तौर पे आएगा। अपन बोलते हैं ना एसिड रेन देखने को मिल रही है, उसका एक कंपोनेंट यही है। और फिर ये जो सल्फर है ये सल्फेट्स के फॉर्म में प्लांट्स के द्वारा एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। ये जो सल्फर है ये सल्फेट्स के फॉर्म में प्लांट्स के द्वारा एब्जॉर्ब कर लिया जाता है और प्लांट्स इसको यूज करते हैं अमीनो एसिड को फॉर्म करने के लिए। और ये जो अमीनो एसिड होता है इसी से अल्टीमेटली प्रोटीन्स बनते हैं। और जब इन प्लांट्स को एनिमल्स कंज्यूम करते हैं तो ये जो सल्फर है ये पार्ट बन जाता है फूड चेन का। अल्टीमेटली ये पार्ट बन गया फूड चेन का। लेकिन जब प्लांट्स, जब एनिमल्स व्हेन दे डाई, या फिर जब एनिमल्स एक्सक्रीट करते हैं तो फिर डिकम्पोजिशन देखने को मिलता है। और डिकम्पोजिशन के दौरान एक बार फिर से ये जो सल्फर है ये सॉइल में रिटर्न हो जाता है। और सॉइल में रिटर्न होने के बाद इसके पास में वही दो ऑप्शंस हैं। दो ऑप्शंस कौन से हैं? एक तो सल्फेट के फॉर्म में प्लांट्स इसको वापस से एब्जॉर्ब कर लें, या फिर दूसरा ये जो सल्फर है ये बह के पॉन्ड्स में चला जाए, लेक्स में चला जाए, सीज में चला जाए, ओशन में चला जाए। सेम वही साइकिल है जो कि फास्फोरस की थी, बस डिफरेंस कितना है? फास्फोरस में एलिमेंट कौन सा है? फास्फोरस है। और सल्फर में एलिमेंट कौन सा है? सल्फर है। इजी और सिंपल सी बात है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है इसमें, बेसिक तौर पे याद रखना। कोई डाउट हो कमेंट करके पूछ लेना। थैंक यू वेरी मच।